गाइज वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे, आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। और आज की जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली मतलब बच्चे समझना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से बनाया जाए, और काफ़ी लोग बनाते भी हैं, पर वो जो सिस्टम, वो जो एक्चुअल उसके अंदर लॉजिक होनी चाहिए ना, वो उसके अंदर नहीं होती, जिस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। मतलब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त नोट्स अगर कोई बन सकता है तो वो है आपका खुद का नोट्स। ठीक है, उससे बेहतर नोट्स कोई नहीं हो सकता, ये बात दिमाग में रख लेना। और यही वो सीक्रेट है टॉपर का, जो एक्चुअली उसको टॉपर बनाता है। ठीक है, ऐसे टॉपर बनना या टॉपर बनाना ये मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, बट आपको एक बता रहा हूँ कि अगर आप एक रास्ता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप फॉलो करो ना, तो आप कोई भी चीज़ सही तरीके से आसानी से हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश करो कि भाई एक अच्छा नोट्स बना दिया जाए तो डेफिनेटली आगे का रास्ता आसान हो जाता है, एंड दिस इज ऑब्वियसली गारंटीड। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है खूबसूरत की, सेल्फ नोट्स इज द बेस्ट नोट्स दैट यू कैन एवर हैव। ठीक है, मतलब कोई आप लोग हमेशा पूछते हो सर विच इज द बेस्ट बुक, हर साल शुरुआत में यही होता है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि भाई आप अपना एक दिमाग में रखो कि जब एग्जाम होगा और जब रिवीजन का टाइम होगा ना, तो सबसे अच्छा जो एक किताब जो एक फॉर श्योर होना चाहिए वो है आपका खुद का नोट्स। ठीक है, सो ये बात दिमाग में रखना। अच्छा ये क्या है सर, ये किसने लिखा है? तो यहाँ पर देख सकते हो उस पर लिखा है एड्यू मंत्रा। तो दिस इज ये हमारा जो हैंड रिटन नोट्स का जो फॉर्मेट है जुनून बैच में जो इस बार दिया जा रहा है वो इस तरीके का है, मैथ्स और साइंस दोनों के लिए। तो जो बच्चे होंगे वो लोग बताना कि भाई किस तरह का आपको ये नोट्स लगा हुआ है। ये उसी का फील देने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि आपको लगेगा कि भाई अपना नोट, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि ये फोटो डाला हुआ है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जितना जूम करो उतना मतलब क्लियर ही रहता है वो। ओके, सो इसमें वही फील देने की कोशिश की गई है। ओके, बट डेफिनेटली जब आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है ना, इतना क्लीन ना भी हो, ठीक है, तब भी वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, ये बात याद रखना। ओके, अच्छा तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बताया? अब देखो थोड़ा सा मतलब मैंने पॉइंट्स और ज़्यादा रखे हुए हैं, बट वो सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली यूजफुल है इसलिए हैं यहाँ पर। ओके, रीड द टेक्स्ट बुक थरोली। सबसे पहली किताब जो आपको रेफर करनी चाहिए, ठीक है, अपने नोट्स बनाने के वक्त, दैट इज योर टेक्स्ट बुक, है ना। टेक्स्ट बुक को रेफर करके ही सारे सवाल बनते हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक है, जब मान लो आप सीबीएसई के, तो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का किताब है वो आपके लिए आपका, ठीक है, दैट इज द मेन बुक जिसके हिसाब से बनने वाला है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो उसको थरोली पढ़ना जरूरी है जब भी आप नोट्स की बात कर रहे हो, उसी के थ्रू बनेगा, आगे का काम होगा। ओके, गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स टू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, है ना, एक होता है पैसेजेस, तो पता ही होंगे तुमको। तो पैसेज में एक सीन पैसेज होता था, एक अनसीन पैसेज होता है। तो अनसीन पैसेज का हमारे टाइम पे हमको टीचर ने क्या सिस्टम बताया था कि आप पहले ना क्वेश्चन पढ़ लिया करो, पहले पैराग्राफ पढ़ना नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैराग्राफ पे जाओ। उससे क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, तो इतना तो ये रहेगा, जब आप रीडिंग करोगे पैराग्राफ का तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला चीज इंपॉर्टेंट था, कोई सवाल था इसके ऊपर, ये लिंक होगा। यहाँ पर भी वही है कि भले ही आपका साल का शुरुआत हो या फिर आपका वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं भी गया हो, तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो यार। तो वो क्वेश्चन आप, जब मैं आंसर पढ़ने की बात नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, और उसके बाद जब आप ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक के थ्रू जाओगे ना, तो आपको पता लगता जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चैप्टर वाइज PYQ अगर हो आपके पास, तो उसको आप यहाँ पर पहले गो थ्रू करके और फिर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, दैट विल मेक डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से, ठीक है, टेक्स्ट बुक में मार्क करने में आसानी होगी। ठीक है, और उसी को फिर आप अपने नोट्स में ले आ सकते हो। अगला पॉइंट क्या है, राइट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एज पर योर कंफर्ट। ठीक है, अब इसमें कई बच्चे कई तरीके से करते हैं। आपने जो भी अपना सेल्फ नोट्स वाला बुक बनाया हुआ है, मान लो साइंस का किताब है, तो उसमें आपने चीजें लिखी है प्रॉपरली, आपने टॉपिक डाल के और लिखा हुआ है। इसमें एक तरीका ये भी होता है ना कि आप किसी चीज को, किसी चीज का मीनिंग है, मान लो ज़ेरो फाइटा, ज़ेरो यानी ड्राई, फाइटा यानी प्लांट। तो जब ये सारी चीजें जब आप एकदम ब्रेक करके लिखते हो, वहां पर एकदम एरो बना के उधर आपने मेंशन किया हुआ है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो हिंदी में लिख देता है, कोई बच्चा ऐसा मराठी में लिख देता है, अपनी लैंग्वेज में लिख देता है। सो आपका सेल्फ नोट्स है, जो मन करता है करो।
ठीक है, बट उसको ऐसा बनाओ कि मतलब एग्जाम के टाइम पे अगर वो आप मतलब 5 मिनट भी मिले ना आपको अगर वो चैप्टर देखने को, तो आपका वो हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ नोट्स। ये दूसरी किताब पढ़ने से नहीं होगा, जो आपकी अपनी किताब है ना, इससे ये हो सकता है। किसी दूसरे ने जितना भी अच्छा नोट्स बनाया हो, बट आपके लिए वो उतना यूजफुल नहीं होगा जितना उसके लिए है। तो इसके लिए सेल्फ नोट्स का इंपॉर्टेंस है गाइस, है ना। उसमें जो बच्चा लिख रहा है ना, वो अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, वो जो भी शॉर्टकट जिस तरीके से भी लिखना चाहे वो कर सकता है। मराठी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, गुजराती में लिख दिया, वहां पर लिख दिया भाई वर्ड मीनिंग क्या है उसकी, या फिर यहाँ पर इस चीज का क्या एग्जाम्पल था, वॉट एवर। एग्जाम्पल वाले में पॉइंट ऐसे इंक्लूड किया हुआ है, डू नॉट मिस कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब काफी टाइम पे ऐसा होता है ना, जो टेक्निकल वर्ड जरूरी होता है, जैसे कि क्लास 10 में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें एक टाइप ऑफ रिएक्शन में एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। मतलब उसमें हम यही बोल सकते हैं ना कि यहाँ का आयन यहाँ जा रहा है, यहाँ का आयन यहाँ, इंग्लिश में लिख सकते थे आप, सीधा एक सिंपल टर्म क्या बोला, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, खत्म। तो ये जो टेक्निकल टर्म है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट इज इंपॉर्टेंट देयर, ठीक है। तो वो चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, उसको तो रखना है, ओके। आप भले पूरा डेफिनेशन मत लिखो, सिर्फ क्या लिखो, डबल डिस्प्लेसमेंट डैश म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, दैट्स इट, ओके। इसके बाद मेक पॉइंटर्स, यस डेफिनेटली, जब भी आप स्पेशली जब आप कुछ बड़ा कोई थ्योरी लिख रहे हो या बड़ा कोई आंसर है, तो आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना, दैट विल मेक द स्टडी इजियर, इवन इजियर। जब आप रेफर करने जाओगे ना रिविजन टाइम पे, तब भी वो काम आएगा। तो पॉइंटर की फॉर्म में उसको लिखो, ठीक है, एक पूरा भर के पैराग्राफ लिख सकते कि पॉइंट वाइज लिखोगे उसको। इसके बाद है इफ इट इज द थियोरेटिकल सब्जेक्ट रिमेंबर इन क्रोनोलॉजी। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ ये हिस्ट्री में अप्लाई होता, बट यस अगर थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है उसके अंदर, तो आप उसको इस तरीके से अलाइन करके पढ़ सकते हो कि वो पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको याद रहे, ठीक है। चलो हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हिस्ट्री में तो डेफिनेटली मतलब जो इवेंट आपको बताना है वो ऑर्डर वाइज बताना है, ठीक है, तो यानी पूरा वो सीक्वेंस वाइज रहेगा। तो क्रोनोलॉजी में क्या होता है, वो चीज़ें आसान ईजी हो जाती है, उसको याद करना या उसको समझना, ठीक है, दिमाग में रखना आसान हो जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, मैं पॉइंट्स तो और हैं वैसे, पर एक बात और बीच में आपको बताना चाहूँगा। वीडियो लेक्चर देखने के दौरान जब भी आप अभी आजकल जैसे हमारा अभी आ रहा है कौन सा दबंग सीरीज चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें आपको एक बात याद रखना है। इनफैक्ट सेकंड वीडियो लेक्चर दबंग का आने वाला है, आज नहीं कल आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बन चुका है बट वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, लाइव प्रोसेस। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, अपनी किताब लेके ना नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, और वहां पर भी अपनी मतलब भले ही रफली आप बना रहे हो पर वो नोट बनाओ तो सही, फिर उसको फेयर में उतार देना। सेल्फ नोट्स के लिए भी एक रफ नोट रखो, ठीक है, उसमें आपने बना दिया, लिख दिया कुछ भी जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, और बाद में आपने उतार दिया, ओके। तो वो करना बहुत जरूरी है भाई। वीडियो लेक्चर में ऐसे बस देख रहे हो, ज्यादा यूजफुल नहीं होगा वो। अगला है, वाह क्या बात है, क्या उम्दा ड्राइंग है भाई। ट्राई कीपिंग इट अपडेटेड एज पर लेटेस्ट सिलेबस। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पिछले 2 साल से हो रहा है लगभग, है ना कुछ सिलेबस से हटाया जाता है, कुछ चीज़ें एकदम रखी जाती है, एक आध चीज़ हटा दी जाती है। तो आप जब नोट्स बना रहे हो, मान लो शुरुआत में, साल की शुरुआत में आपने चैप्टर्स लिखने शुरू करे, नोट्स बनाए हैं आपने, कुछ बीच में अनाउंसमेंट हुआ, है ना, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आके अनाउंस कर दिया कि ये चीज़ निकाल दी गई, ये दिस पार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो आपको वहाँ पर पेंसिल से मेंशन कर दो, है ना, पेंसिल से मेंशन कर दो दिस इज नॉट इंक्लूडेड दिस ईयर। सिंपल है, ताकि आपका जब रिवीजन होगा तब चीज़ें आसान हो जाएंगी पढ़नी, ओके। भले आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 बना दिया था, उसमें उतना पार्ट ओमिट कर दिया, ठीक है ना भाई, लिख दो वहाँ साइड में। तो उसको अपडेटेड रखना है, उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन इंक्लूड एग्जाम्पल्स व्हेनेवर, मतलब जब भी आपको लगे कि यहाँ पर ये टॉपिक जो है ना, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूँ तो आसानी से मेरे को समझ में आ सकता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एग्जाम्पल लिख दिया, खट से दिमाग में आ गया, तो एग्जाम्पल के तरीके से जो भी इलिस्ट्रेशन कुछ भी हो सकता है ना, जो आपको वो याद करवा के रखे, वही एग्जाम्पल हम देख लिया ना एक लाइन में, हाँ समझ में आ गया क्या चीज़ है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल उसमें कोई भी जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है आप एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल ना भूलें। Then we have include a diagram, chart, table, graph that to actually write out a whole expression.
बोलने का मतलब ये है कि मान लो आप इतना बड़ा, जैसे 9th का बता रहा हूँ, 9th में एक नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन साइकिल को ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल या एक्सप्लेन कार्बन साइकिल, तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसको हमेशा अपने नोट्स में भी ऐसे लिखो। नोट्स में तो आप वो साइकिल बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। आपने वो साइकिल बना ली, नेचुरल रिसोर्स में जो नाइट्रोजन साइकिल दिया है वो बना लिया है ना, बस उसको देख के ही आपको समझ में आ गया भाई मुझे लिखना क्या है। तो ऐसे नहीं, वो तो चलो फिर भी दिया था टेक्स्ट बुक में ना उस फॉर्म में, लेकिन जहां नहीं भी दिया ना वहां पर आप कोशिश किया करो कि अगर आप उसको पिक्टोरियली, डायग्राम या चार्ट या टेबल या ग्राफ के फॉर्म में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो या ट्री डायग्राम के फॉर्म में, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप वैसे उतार लेते हो, बड़े चार्ट लिख के उसमें करते ना अपन कि पूरे चैप्टर को, जैसे 9th में मुझे याद है हमने जब करा था वो जो सेल वाला चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको एक बड़े चार्ट के ऊपर हमने पूरा सेल, उसके ऑर्गेनल्स, सबका स्ट्रक्चर फंक्शन ऐसे लिख दिया था और रखा था। तो वो जो चार्ट में रखा है सामने, वैसे टफ लगता था, जब उसको पढ़ते देखते देखते वो आसान हो गया। तो आप अपनी बुक पे भी कर सकते हो, वैसे डबल पेज यूज कर लिया आपने, बना लिया उसको। ओके, सो दिस कैन बी डन। इससे क्या होता है, वो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन से अवॉइड करो और चीजों को कंडेंस करना सीखो, ठीक है। डोंट राइट एवरीथिंग डाउन। वही सेम पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं कि उसको हर चीज को उतारनी नहीं है, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक छाप दिया आपने तो क्या फायदा सेल्फ नोट्स का और इसका, फर्क ही क्या है उसमें। आपको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट करना है अपने स्टडीज को, ताकि वो रिवीजन के टाइम पे आप पूरी किताब, मान लो बोर्ड एग्जाम है और आपको 3 दिन मिले हैं, 2 दिन मिले हैं, पूरा बुक कहाँ से हो जाएगा यार। तो सिंप्लीफाई करके लिखोगे तभी ना, यहाँ पर फटाफट 1 घंटे में एक चैप्टर कर लोगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें नहीं छाप देनी है, इंपॉर्टेंट चीजें राइट नोट डाउन किया करो। हेडर डाल दिया, सब हेडर डाल दिया, उसके फॉर्म में इंपॉर्टेंट लाइन डाल दी, है ना, हो गया। मेक इट इजी। ऑलवेज गो ओवर योर नोट्स एंड वर्क ऑन कंडेंसिंग देम। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, अभी वही बोल रहा था मैं कि आप अपने नोट्स को कंडेंस करने की, कंप्रेस करने की कोशिश करो कि भाई टीचर ने इतना बड़ा लिखा था ना, मैं उसको श्रिंक करके इतना लिखूंगा फिर भी मुझे सारा याद रहेगा, एग्जाम में मैं उतना लिख पाऊंगा। ट्राई टू मेक दैट, ठीक है। एक लाइन में, मतलब मान लो 3 लाइन की चीज 1 लाइन में लिखी अपन ने, ठीक है। जैसे व्हाट इज अगेन केमिकल रिएक्शन, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, या फिर वही डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। इतना लिखना है आपको। मेक इट सिंपल गाइस, ओके। कंप्रेस करना है, मेक द मेन पॉइंट या मेन टॉपिक विजिबल। कैसे कर सकते हैं, हाइलाइटर यूज कर लो, ठीक है। मेन टॉपिक विजिबल, फटाफट देखने के काम में आ जाएगा। ओके, व्हेनेवर ये देखो, ये सारी चीजें रिवीजन के टाइम पे काम आएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला है यूज कलर्स। आपका खुद का नोट्स है, जितना बेहतरीन देखो ना, कलर यूज करो, कितना अच्छा दिख रहा है ये, कितना एकदम प्रिंटेड से बेहतर लग रहा है ये, ठीक है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा अगेन फोटो यूज किया है, अदरवाइज क्या क्वालिटी में क्या बताऊँ, बच्चे बताएंगे, ठीक है। सो यूज कलर, डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, और थोड़ा एक पैटर्न, एक सीक्वेंस रखो कि हेडिंग का मैं ये कलर से लिखूंगा, ठीक है, सब हेडिंग इस कलर से लिखूंगा मैं, ठीक है। भले थोड़ा टाइम लगता है, डेफिनेटली 3 पेन लेके बैठो, टाइम लग रहा है उसमें, लेकिन जब वो बनेगा ना, पढ़ने का मन करेगा गाइस, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगला है यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। एज आई सेड, पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग सब हेडिंग के साथ लिखोगे, स्पेशली हिस्ट्री में तो बहुत ही काम आता है ये, ओके। इफ यू नीड टू सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, कंसीडर यूजिंग माइंड मैप्स। ये मतलब ये तो सीक्रेट है एकदम। पूरे चैप्टर को आप अपने दिमाग से, आपको पता है कि कनेक्टेड है। जैसे लाइट चैप्टर में 2 फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम क्या कंपोनेंट पढ़ेंगे, मिरर। रिफ्रैक्शन में लेंस। मिरर के 2 टाइप्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। लेंस के 2 टाइप्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। उनके रे डायग्राम, कंडीशन जो भी है बना लिया अपन ने। ये कर सकते हो, देयर आर मतलब लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट। जो माइंड मैप्स या ब्रेन मैप्स होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं। मतलब आपको हार्डली आई थिंक जैसे वो लाइट का ही है, तो 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है, अगर आपने ढंग से बना लिया। थोड़ा मेहनत, बनाने के वक्त मेहनत लगती है, क्योंकि वहां पर दिमाग फुल ऑन लगाना है, पर एक बार जब वो बन जाए ना, आसान होता है। पर इसके लिए ऐसे ही नहीं बनेगा कि तुमने बुक ले लिया और सीधे नोट्स बना लिया, ऐसे नहीं होता है कभी। आपको बुक पढ़ना पड़ेगा,
या तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चैप्टर का है वन शॉट में, और या टेक्स्ट बुक पढ़ लो व्हाटएवर, और उसके बाद आप उसको जब मतलब समझ में आ जाए ना कॉन्सेप्ट, तभी आप कर सकते हो। इसी तरीके से नहीं शुरू कर सकते कोई भी, हाँ भाई चलो स्टार्ट कर दिया, नोट्स बना दिया, कैन नॉट बी डन दैट वे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉइंट्स बताई, ठीक है, दिमाग में रखो ये सब चीज़ें, और उसको एक ही बार में फॉलो हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, पर कोशिश करो 1-2 चैप्टर जब आप स्लोली बनाओगे ना एक चैप्टर, तब पता लगेगा एक्चुअली ये कितना काम आने वाला है आपको, वो देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये डिसिप्लिन की ज़रूरत है, मतलब ये ऐसे नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बना सकता। जिसके मन में पूरा पेशेंस है, डिसिप्लिन है, वो ये कर सकता है, एंड डेफिनेटली ये काम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है व्हेन इट कम्स टू रिवीजन टाइम, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ, जो बच्चा इसको फॉलो करेगा दिसंबर जनवरी में, वो बहुत ही चिल बैठा होगा, मतलब उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना कि जो बच्चा अभी एकदम चिल मार रहा है ना, वो तभी स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। और कुछ भी टॉपिक हो बताते रहो कमेंट सेक्शन में। बाय।